तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रसिया की। और आज का ये जो वीडियो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट का लास्ट वीडियो है। तो दिसंबर 1991 ये वो डेट थी जिसमें कि पहले जो वर्ल्ड पावर था उस दो दो पोल में डिवाइडेड था, जिसमें एक तरफ था यूएस और एक तरफ था यूएसएसआर। तो 1991 वो डेट है जब यूएसएसआर का डिसोसिएशन हो गया, यानी कि ये टूट गया। और टूटने से नई कंट्रीज बनी 15। हालांकि इनके टूटने के बाद भी जो यूएसएसआर था, यानी कि जो अब प्रेजेंट टाइम में उसका जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है रसिया, अभी भी वो काफ़ी बड़ा है। यानी कि जो 15 न्यू कंट्रीज बनी इनका साइज बहुत बड़ा नहीं था, छोटे छोटे कंट्रीज बनी। लेकिन ये 1991 में फाइनली एक्सिस्टेंस में आ गई। तो इसमें इसमें जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो बाल्टिक कंट्रीज आपको यहाँ देखिए, इस जगह पे यहाँ पास ये 3 बाल्टिक कंट्रीज का लोकेशन है। ये मैप में आपको स्टार्टिंग में बताया जा चुका है इसको अच्छे से। तो बाल्टिक कंट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो बचे हुए 12 देश है, यानी कि ये इधर 3 जो कंट्रीज हैं इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो आप इस मैप में देख पा रहे हैं, जो कंट्रीज आप देख पा रहे हैं, जैसे ताजिकिस्तान, जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इनको आप एक इस तरह से याद कर लेंगे, जैसे ये अरल सी है ना। तो अरल सी में अभी मैं सिंपल तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ, जैसे माना माना कि ये अरल सी है। तो अरल सी के बिल्कुल यहाँ पे आप उज्बेकिस्तान ले लीजिए, उज्बेकिस्तान के नीचे यहाँ तुर्कमेनिस्तान ले लीजिए, फिर इस तरफ किर्गिस्तान ले लीजिए और ताजिकिस्तान ले लीजिए, ठीक। ऊपर कजाकिस्तान ले लीजिए। तो ग्रुप में याद करना है आपको। 5 का तो ग्रुप ऐसे बना लीजिए, 5 ऐसे हो गए जो कि कहाँ हैं, अरल सी के आसपास। चलिए, इसके बाद फिर ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच वाले 3 ले लीजिए। तो ये 3 कौन है, एक इसमें जॉर्जिया हो गया, एक आर्मेनिया हो गया और एक अजरबैजान हो गया, ठीक है। 3 तो ये हो गए। फिर इसके बाद इस तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया। तो ये जो बाकी के इन 3 कंट्रीज के अलावा जो बाकी की जो 12 कंट्रीज थी, इन्होंने मिल करके एक एसोसिएशन बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। और इसका हेडक्वार्टर क्या था, मिन्स्क। और इसका कैपिटल था ये मिन्स्क, जो कि बेलारूस का कैपिटल है, ये इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, ठीक। तो CIS में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वही नाम फिर से, कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया, अजरबैजान हो गया, मोल्डोवा हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये कंट्रीज। अच्छा, इसमें जो ये जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, यानी कि हम इस रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे एक माउंटेन हमने आपको जब स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स थे उसमें बताया था कि यहाँ पास एक माउंटेन है काकेसस। तो क्योंकि काकेसस माउंटेन के आसपास की ये कंट्रीज हैं, इसीलिए इन तीनों को किसको किसको, GAA, GAA, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, कॉकेसस स्टेट्स बोलते हैं। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 देश छोटे छोटे बन करके अलग हो गए रसिया से, लेकिन इसके बाद भी 76% जो लैंड एरिया है पहले के यूएसएसआर का, वो आज भी किसके साथ है, रसिया के साथ है। यानी कि जो चीज टूट करके अलग हुई है 1991 में, वो कितना था, वो केवल 24% था। तो 24% जो हिस्सा था वही अलग हुआ है, और वो किसमें बन गया, 15 कंट्री से बन गया, ठीक। तो अभी भी रसिया इतना बड़ा है कि ये 2 कॉन्टिनेंट में, एशिया में भी है, यूरोप में भी है। बाल्टिक सी से लेकर के वेस्ट में जो है ये पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ है। तो ये हो गई बात। अच्छा, अब जैसे इंडिया में हमारा एक टाइम जोन है, इंडिया में हमारा क्या है, एक टाइम जोन है। और एक जो हमारा टाइम जोन है 82.5 डिग्री, ये जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो हमारा इंडिया का जो टाइम जोन है वो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लगभग बीच से गुजरता है, इंडिया के बीच से। यानी कि अगर इलाहाबाद से वो पास होकर के जा रहा है इंडिया का टाइम जोन, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब इलाहाबाद के नैनी में
जब मॉर्निंग होता है तो उसी मॉर्निंग वाले टाइम को पूरे कंट्री के लिए मॉर्निंग हम मान लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया का एरिया इतना ज़्यादा नहीं है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आए, मतलब ऐसा हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई पर्सन है और उसने सनराइज देखा और माना कि उसकी घड़ी पे उस टाइम पे बज रहे हैं 5, तो इसका मतलब गुजरात वाला जो पर्सन है, अब वो सनराइज कितने बजे देखने वाला है, तो वो देखने वाला है 7 बजे, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जब जब सन लाइट देखा है तभी सुबह के 5 बजे, नहीं। सनलाइट आप किसी भी टाइम देखो, 7 बज रहे हैं गुजरात के लिए तो यहाँ भी 7 बज चुके हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बात करेंगे। अगर गुजरात वाला अरुणाचल प्रदेश वाले पर्सन से बात करेगा, जब गुजरात वाले के यहाँ सुबह 7 बजे सूरज की पहली किरण आ रही है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले से बात करेगा तो वो कहेगा कि यार हमारे यहाँ तो सर के ऊपर सूरज आने वाला है, मतलब कि जो यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं सूरज की पहली किरण आए, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो क्योंकि बहुत ये बड़ा डिफरेंस नहीं है, 2 घंटे का डिफरेंस, तो हमने तो एक टाइम जोन बना रखा है। हालांकि बोला जा रहा है कि 2 टाइम जोन होना चाहिए, बट हमारा एक एक टाइम जोन में भी काम चल रहा है। लेकिन रसिया इतना बड़ा कंट्री है कि यार वहाँ टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मतलब वहाँ ऐसा हो सकता है कि अभी अगर सेम टाइम रखा जाए, है नहीं वहाँ 11 टाइम जोन्स बना रखे हैं, लेकिन अगर वहाँ ऐसा होता कि एक ही टाइम जोन बनाया जाता, तो ऐसा हो सकता है कि जब मॉर्निंग का 6 AM हो रहा है, तो कंट्री के एक पार्ट में 6 AM हो रहा है, दूसरे पार्ट में भी 6 AM ही हो रहा है। लेकिन अगर इससे पूछा जाए जो ईस्टर्न साइड में है, तो हो सकता है वहाँ शाम हो रही होती, और जो वेस्टर्न साइड है वहाँ हो सकता है सुबह हो रही होती। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए रसिया में 11 टाइम जोन्स बना दी गई हैं, यानी कि अगर आप रसिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं तो आपको अपनी घड़ी जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही चेंज हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब अगर डिस्टेंस देखा जाए तो आर्कटिक ओशियन से, यानी कि लगभग नॉर्थ पोल से साउथ तक, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इधर से ले लेते हैं, यहाँ से लेकर के पूरा ये, तो ये वाली जो लेंथ है ये लगभग 4500 किलोमीटर है। तो इससे पता चल रहा है कि कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं जो काकेसस रेंज है, ये देखिए यहाँ पास इस मैप में भी आप देख सकते हैं, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये रहा काकेसस, ठीक। तो ये यही बात यहाँ पे दी हुई है कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में फैला हुआ है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एल्ब्रूस है। क्या है? माउंट एल्ब्रूस। और यूरल माउंटेन है इस तरफ, यहाँ देख लीजिए, ये ये माउंटेन है यूरल माउंटेन, और यहाँ से एक रिवर भी आ रही है, इसका नाम क्या है? यूरल रिवर। तो ये है यूरल रिवर, ठीक। तो ये जो हमने 3 फीचर्स आपको बता दिए, कौन कौन से? एक तो यूरल माउंटेन, और एक काकेसस माउंटेन, और एक कैस्पियन सी और बाल्टिक सी, बाल्टिक नहीं, कैस्पियन बस। तो ये जो फीचर हैं, नंबर 1 यूरल माउंटेन, नंबर 2 यूरल रिवर, नंबर 3 कैस्पियन सी, नंबर 4 काकेसस, ये सेपरेट कर रहा है एशिया को यूरोप से, कॉन्टिनेंट वाइज हम बात करें। बाकी रसिया तो इधर भी है, ये भी रसिया ही हो गया, ये भी रसिया ही हो गया, तो रसिया क्योंकि दोनों पार्ट में है, तो रसिया को ऐसे सेपरेट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कॉन्टिनेंट वाइज अगर बात करें तो सेपरेशन यहाँ पे है। तो ये नेचुरल डिवाइडर है एक तरह से। अब इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो देखिए, पहले मैप में देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से रिवर्स है। तो देखिए, एक यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, हम रिवर को रेड कलर से दिखाते हैं क्योंकि ब्लू कलर से ऑलरेडी इसको सर्कल कर रखा है। तो देखिए, एक रिवर आप ये देख रहे हैं, ये, तो ये तो हो गई कौन सी रिवर? आमूर रिवर। आमूर रिवर के बाद नेक्स्ट रिवर आप देखेंगे लीना, तो ये हो गई भाई लीना रिवर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है येनसी, तो येनसी यहाँ से निकली और ये चली गई, ये येनसी। तो जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ वो एरो क्या है? उसका माउथ है, ठीक है। फिर इसके बाद ओब रिवर, तो भाई ओब रिवर बना देते हैं, ये हो गई ओब रिवर, ठीक। फिर इसके बाद ये हो गई यूरल रिवर, अभी हमने देखा था यूरल माउंटेन से निकलती है, ठीक है, ये रहा यूरल माउंटेन, तो यहीं से निकल रही है यूरल रिवर, ठीक है भाई।
अच्छा, फिर इसके बाद देखिए वोल्गा, ये रही वोल्गा, ठीक है। और यहाँ पे है ये डॉन, ये जो रिवर है क्या है, डॉन। तो ये भी हमने बात कर रखी है कि भाई वोल्गा और डॉन को भी क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से ये दोनों रिवर्स कनेक्ट, यानी एक कहाँ जाके गिर रही है, ये वाली तो जा रही है जो डॉन है ब्लैक सी में जा रही है, और जो वोल्गा है वो कहाँ जा रही है, वो कैस्पियन सी में। तो एक रिवर कैस्पियन सी में गिर रही है और एक ब्लैक सी में, बाकी दोनों को कनेक्ट कर दिया है, तो यानी दोनों ही दोनों में जाके गिर रही है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो हमने, और एक और रिवर यहाँ देख सकते हैं, ये हो गई डिविना, ठीक है, ये डिविना रिवर। तो ये इस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, व्हाइट सी में जा रही है। ये वाला जो यहाँ पे ये आप सी देख रहे हैं, इस सी को क्या बोलते हैं, व्हाइट सी, ठीक है। तो कहाँ जाके टर्मिनेट हो रही है ये भी पता होना चाहिए। जैसे अगर बात करें आमूर रिवर की, तो ये कहाँ जा रही है, ऑक्टोस सी में जा रही है। और लीना कहाँ जा रही है, लाप्टेव सी में जा रही है, ठीक है। फिर इसके बाद येनेसी रिवर जो है कारा सी में जाके टर्मिनेट हो रही है। और ओब रिवर भी कारा सी में ही है एक तरह से। और ये व्हाइट सी में हो गई डिबना। और इस तरफ वोल्गा को आप देखेंगे तो कैस्पियन सी, और डॉन रिवर को देखेंगे तो ब्लैक सी। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है। अब यहीं पे वही नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, ओब रिवर हो गया, येनेसी हो गया, लेना हो गया, अमूर हो गया, वोल्गा हो गया, डॉन हो गया। अब ये बात मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, नीचे मैप में बता ही दिया कि भाई जो वोल्गा है और डॉन को, इनको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया, और कनाल का नाम क्या है, डॉन कनाल, ठीक है। तो जो ये वाला रीजन है जहाँ पे इन रिवर्स का हमने अभी लोकेशन आपको दिखाया, तो ये क्या है, ये फर्टाइल रीजन है, ये फर्टाइल रीजन है। और आमूर की खास बात है कि आमूर रिवर जो है रसिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बना रही है। आप देखिए आमूर को, ये इस तरफ क्या है, चाइना है, और इस तरफ क्या है, रसिया है, ठीक है भाई। और बीच में क्या है, आमूर रिवर। तो ये एक तरह से नेचुरल बॉर्डर बना रही है। तो ये रिवर्स को आपको ध्यान रखना है जो नेचुरल बॉर्डर बनाती हैं। चलिए अब आगे लेक्स यहाँ देख लेते हैं मैप में। तो देखिए सबसे पहले ये हो गया लेक बैकाल, ठीक है, ये हो गई लेक बैकाल। लेक बैकाल के बाद कैस्पियन सी, है ना, ब्लैक सी। और यहाँ तीन यहाँ पे लेक्स हैं, एक तो क्या है, लेक पिपास, लेक पिपास। उसके बाद लेक लाडोगा, ये रही लेक लाडोगा। और लेक ओनेगा। तो ओनेगा, लाडोगा, पिपास, ओनेगा, लाडोगा और पिपास। और इधर एक याद रखना है, बैकाल। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट लेक। तो इसमें जो लेक बैकाल है ये डीपेस्ट लेक है, पता होना चाहिए। कैस्पियन सी जो है ये लार्जेस्ट लेक है। अब खास बात क्या है कि कैस्पियन सी जो है ये, इसको लेक बोलते हैं क्योंकि रिवर्स वगैरह सारा यहाँ पे वाटर ला रही है, और ये कनेक्टेड भी नहीं है किसी दूसरे वाटर बॉडी से, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको लेक बोल रहे हैं। तो ये कैस्पियन सी जो है ये एक सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर का बॉडी है, यानी सॉल्ट वाटर लेक है ये। और जो बैकाल है वो फ्रेश वाटर लेक है। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए। और ये वाली बात तो ऊपर हमने कर ही ली कि वोल्गा और यूरल रिवर कहाँ जाकर ड्रेन अपना वाटर कर रही है, कैस्पियन सी में, क्योंकि इन दोनों का लोकेशन कहाँ है, कैस्पियन सी के पास है। अब क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्लाइमेट जो है ये ज़्यादा अफेक्टेड है किससे, रिलीफ फीचर्स से। भाई किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो वहाँ का रिलीफ फीचर्स, यानी वहाँ किस जगह पे माउंटेन है, किस जगह पे प्लेट्यू है, किस जगह पे प्लेन्स हैं। तो कुछ एरिया का जो क्लाइमेट होता है इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा रिलीफ फीचर वहाँ पे किस डायरेक्शन में है। और कुछ जगह का क्लाइमेट इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है कि यार वहाँ पे विंड्स किस टाइप वाली फ्लो हो रही हैं, है ना। तो यहाँ मेनली जो रीजन है रसिया का जो क्लाइमेटिक डिवीजन किया गया है वो किस बेस पे किया गया है, रिलीफ फीचर्स के बेस पे किया गया, ठीक है, हुआ है। रिलीफ फीचर्स के बेस पे क्लाइमेटिक डिवीजन यहाँ हुआ है। तो कोल्ड विंड्स जो है वो एंटर करेंगे इंटीरियर पार्ट में नॉर्दर्न कोल्ड रीजन से, है ना। और जो विंड्स का ब्लो का जो डायरेक्शन है पैसिफिक से अटलांटिक ओशन की तरफ रहेगा। हालांकि इंटीरियर पार्ट्स में ये विंड्स कहाँ से आ रही हैं, ओशंस की तरफ से आ रही हैं। तो क्योंकि इतना बड़ा एरिया है कि इंटीरियर पार्ट तक ये अपना टेम्परेचर को मॉडरेट करने वाला इफेक्ट नहीं डाल पाती है। जैसे अगर कोई कोस्टल कंट्री होता है या कोस्टल सिटी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जो ओशियन विंड्स हैं वो जब आती हैं तो वहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट डाल देती हैं, यानी वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं हो पाता। लेकिन रसिया क्योंकि काफ़ी बड़ा है,
यहाँ ऐसा हो नहीं पाता। फिर भी यहाँ का जो क्लाइमेट है, इसको देखिए इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि टुंड्रा नॉर्थ रीजन में है, क्योंकि भाई नॉर्थ पोल की तरफ हो आप, टुंड्रा और टाइगर वेजिटेशन उधर ही मिलता है। स्टेपी यहाँ, और ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, ठीक है ना, और ये डेजर्ट वाले एरिया इधर हो गए। तो इसके जो क्लाइमेटिक रीजन है इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है कि आसपास की जो कंट्रीज, आसपास की जो कंट्रीज की जो क्लाइमेट है, जैसे हमने उनको देख रखा था तो वैसे ही है, जैसे यानी कि यूरोप को हमने देखा था, कुछ वैसा ही है। अब देखिए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमने आपको बताया हुआ है कि ये वो क्लाइमेट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और जो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है मेडिटेरेनियन सी का, जो कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास देखने को मिलता है, वो केवल इस पार्ट में देखने को मिलेगा। भाई मेडिटेरेनियन सी जो है वो किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस वाले हिस्से बस में केवल ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, और जो रेनफॉल हो वो कब हो, विंटर सीजन में हो। लेकिन बाकी जो इधर वाला अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाले हिस्से में तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा, यानी बहुत गर्मी भी रहेगी, बहुत ठंड भी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है, जिसको मैं अब दूसरे कलर से बना दूं, रेड कलर ले लेते हैं, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइबेरिया, ठीक है। तो साइबेरियन रीजन जो है, यहाँ रेनफॉल कहाँ कब होती है, समर रीजन में होगी। और जो इसका यूरोपियन पार्ट है, मतलब जो इधर वाला हिस्सा हो गया, साइबेरिया वाला हिस्सा तो ये हो गया, और इधर वाला जो हिस्सा है रसिया का, वो क्या हो गया, यूरोप में आता है ना, क्योंकि यूरोप रसिया दोनों में है ना। तो रसिया का वो वाला पार्ट जो एशिया में आता है, उस वाले पार्ट को, उस वाले पार्ट में मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है साइबेरिया, ठीक, यानी ये रसिया हो गया, तो इसका इधर वाला हिस्सा साइबेरिया हो गया, और इधर वाला हिस्सा जो यूरोप में आता है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ रेनफॉल कब होता है, विंटर्स में होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि एशिया वाले पार्ट में रेनफॉल कब होता है, समर में, जैसे इंडिया में भी समर में रेनफॉल होगा। लेकिन जो यूरोपियन पार्ट है वहाँ मेडिटेरेनियन सी की वजह से, वहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे विंटर में क्या होगा, रेनफॉल होगा। अच्छा भाई, बाकी क्योंकि पोल के पास है रसिया, तो इसलिए स्नोफॉल वहाँ पे एक कॉमन प्रोसेस, कॉमन फिनोमिनन है जो देखने को मिलेगा, और खासकर साइबेरियन रीजन में। अब जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, बारिश जो है, वो कम होती जाती है कहाँ से कहाँ, अगर वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने पे जो रेनफॉल है वो कम होता जाएगा। और नॉर्थ रीजन जो होगा साइबेरिया का, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन होगा, पूरे साइबेरिया में सबसे ज़्यादा वहाँ रेनफॉल होगा। लेकिन अगर बात करें सब पूरे रसिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ हो रहा है, तो वो काकेसस रीजन में होगा, काकेसस माउंटेन में होगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, ये दोनों तरफ से, एक तरफ ब्लैक सी है, एक तरफ कैस्पियन सी है। कैस्पियन माउंटेन जो है कहाँ पे है, बीच में है, एक तरफ ब्लैक सी है और एक तरफ कैस्पियन सी है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है पूरे रसिया में। और अगर साइबेरिया बस की रीजन की बात करें और पूछे कहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा, तो ये आपका ये रसिया और ये साइबेरिया। अब साइबेरिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन सा हुआ, तो साइबेरिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन ये वाला है, तो यहाँ रेनफॉल सबसे ज़्यादा हो रही है। फिर इसके बाद क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट, राई, बार्ली, मेज, शुगर बीट और पोटैटो, ये सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं यहाँ की। मेनली कहाँ होगा, प्लेन रीजन में होगा, हर जगह प्लेन रीजन में जनरली होता है, ठीक। और कहाँ, यूरोपियन पार्ट में होता है, क्योंकि वहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। अच्छा, वीट जो है वो स्टेपी रीजन में, जो बीच वाला येलो कलर से जो हमने दिखा रखा था, ये वाला जो पार्ट, ये यहाँ होता है क्या, वीट, स्टेपी रीजन में। अच्छा, फिर स्टेपी रीजन जो रसिया का है उसका मैक्सिमम पार्ट जो कहाँ आता है, यूक्रेन में आता है। और साइबेरिया वाला रीजन टेम्परेचर इतना कम है कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए सुटेबल नहीं है। और जो मॉस्को वाला, मॉस्को के आसपास का जो एरिया है, मॉस्को किधर है, यूरोप वाले पार्ट में है, ये अपना हो गया रसिया, रसिया के इधर यहाँ पास मॉस्को। तो ये किसके लिए फेमस है, डेयरी इंडस्ट्री के लिए, यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है। फिर आयरन ओर की अगर बात करें तो ये किस रीजन में मिलेगा, यूरल माउंटेन वाले रीजन मिलता है। और यूरल माउंटेन के अलावा और कहाँ मिलता है, इर्कुटस्क रीजन में भी मिलता है। और इसके अलावा मैग्नी मैग्नीटो गोर्स्क में भी मिलता है। अब यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं रेड कलर से, इसको, ये कौन सा रीजन है, इर्कुटस्क रीजन है। और कुजनेट
कुजनेटस्क जो है ये वाला रीजन हो गया, और मैग्नीटोगोर्स्क ये वाला रीजन हो गया, मॉस्को ये रहा। तो ये कुछ यहाँ पे लोकेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए मैप के अकॉर्डिंग। तो सीक्वेंस देखिए यहाँ पे, ये हो गया इर्कुटस्क, ये हो गया कुजनेटस्क, और ये हो गया मैग्नीटोगोर्स्क, और ये हो गया मॉस्को। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस बना के सोर्स ऑफ एनर्जी जो है मेनली यहाँ का क्या है, कोल है। और ये किस रीजन में मेनली मिलेगा, यहाँ ये रहा कुजनेट्स बेसिन जो है वहाँ मिलेगा। इसके अलावा ईस्टर्न साइबेरिया में भी मिलेगा, यानी कि इस जगह पे यहाँ भी मिल जाएगा, यूरल रीजन पे भी मिलेगा, और मॉस्को सब बेसिन में भी मिलेगा। तो ये मैप हो गया किसके लिए, कोल एनर्जी सेंटर के लिए बात हो गई। फिर बात करें नेचुरल गैस पेट्रोलियम की, तो ये कहाँ मिलेगा, ये वोल्गा यूरल रीजन में, यानी कि ये अपना रसिया है, तो रसिया के जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ क्या है, वोल्गा यूरल रीजन है। इसके अलावा क्रीमियन काकेसस रीजन है। क्रीमियन काकेसस रीजन ये वर्ल्ड फेमस है किसके लिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर के हिसाब से। और बाकू अजरबैजान जो है ये भी यहीं पे मिलेगा, ब्लैक सी के आसपास का ये जो पूरा लोकेशन है वहाँ की बात चल रही है। तो अब नेक्स्ट जो आप पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रसिया ही पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जिसके पास एक्सट्रैक्टेड मीथेन है हाइड्रेट गैस से, जो कि कहाँ मिलता है, साइबेरिया में। अब ये समझते हैं कि एक्सट्रैक्टेड मीथेन का मतलब क्या है, या हाइड्रेट गैस का क्या मतलब है। तो देखिए हाइड्रेट गैस का मतलब ये है कि ऐसे समझिए ये आइस हो गया, ठीक है भाई। अब आइस के बीच बीच में हमें पता है कि एयर कैविटी होती है, ये एयर कैविटी हो गई, ठीक। और इस एयर कैविटी में CH4 हो जाता है ट्रैप्ड, CH4 मीथेन गैस हो जाती है यहाँ पे ट्रैप, और ये क्या है, आइस है। अब खास बात क्या है कि ट्रैप हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना। इन दोनों के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होने की वजह से मीथेन को आइस के अंदर जो ट्रैप्ड है उसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, और सेपरेट किया जा सकता है तो उसका फिर यूज किया जा सकता है एनर्जी सोर्स के तरीके से। तो ये जो गैस है इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें मेन जो ज़्यादा नाम आता है वो आता है क्लैथरेट का। किसका आता है, क्लैथरेट का। तो आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। एक तो वर्ड क्या हो गया, हाइड्रेट गैस, और हाइड्रेट गैस से निकालते क्या है, मीथेन। और बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं, तो उसमें से हम किस कैटेगरी की बात करें, क्लैथरेट की बात कर रहे हैं। तो ये मिलेगा कहाँ, ऑब्वियसली जहाँ आइस हो गया। आइस कहाँ होगी, परमाफ्रोस्ट रीजन में, यानी बहुत कम टेम्परेचर जहाँ 0 से कम रहता हो, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप में भी ये मिल जाता है, डीप सी ओशन फ्लोर्स में भी मिल जाता है। तो हाइड्रेट गैस जो है इन रीजन्स पे मिल जाएगी। तो ये क्या है, मीथेन इज फ्रोजन इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ आइस। फिर इसके बाद ये बात हमने ऊपर बता ही दी कि यहाँ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए इसको आसान होता है सेपरेट करना, और इसलिए इसको यूज़ करना आसान होता है। फिर बात करें आयरन स्टील इंडस्ट्री की, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है यहाँ रसिया की, और यूरल वाले रीजन में, और जो कुजनेटिस्क वाला रीजन था, इन दोनों रीजन्स में ही मिलेगा। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स की बात करें तो मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, लेनिनग्राड, और सदर्न यूरल रीजन हो गया, ठीक है। और जो टूला रीजन है, टूला रीजन किसके लिए, इसको और क्या बोला जाता है, पिट्सबर्ग ऑफ रसिया। और इवानोव इवानोव जो है इसको क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ रसिया। तो ये सारे रीजन मैंने यहाँ पे मैप में देखिए दिखा रखे हैं। ये अपना हो गया व्लादिवोस्टॉक, ये हो गया अंगाक्स, और ये अपना हो गया वोल्वो ग्रैड, ये वोल्वो ग्रैड हो गया पिंक कलर से। और क्रीमिया देखिए इसको बोलते हैं, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी में ये हिस्सा इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रीमिया। फिर इसके बाद 3 यहाँ पे देखिए रीजन, एक तो मॉस्को हो गया, मॉस्को के नीचे क्या है, टुला हो गया, और टुला के ऊपर उधर देखिए इवानोवो हो गया, इवानोवो, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हो गए। तो इसमें जो वोल्गोग्राड जो है ये ऑयल रिफाइनिंग सेंटर है, व्लादिवोस्टॉक जो है ये इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर है, और रसिया जो है वर्ल्ड का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ऑयल प्रोडक्शन यूएस अगर वर्ल्ड में बात करें तो नंबर 1 पे है, उसके बाद रसिया है, फिर सऊदी अरेबिया है, कनाडा हो गया, इराक हो गया। तो ये सीक्वेंस है। और रसिया ने वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूल बैंक भी बना दिया है ना, न्यूक्लियर फ्यूल
के लिए बैंक इसने इस्टेब्लिश किया कहाँ, साइबेरिया के अंगाक्स रीजन में। और ट्रांस साइबेरियन रेल रूट है, ये आपको याद रखना है कि भाई कहाँ से कहाँ तक है। सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है वेस्ट में और कहाँ तक जाता है, व्लादिवोस्टोक ईस्ट में जाता है ये। तो जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे है। कितना लेंथ कवर कर रहा है ये, मोर देन 9,000 किलोमीटर। ठीक, ये जो रेलवे है ये स्टार्ट कब हुआ, स्टार्ट हुआ था बनना 1891 में और कंप्लीट कब हुआ, 1904 में। और 1916 में ये जो रेलवे है इसने मॉस्को को भी व्लादिवोस्टोक से 1960 में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप मैप देखें, मैप में आपको समझ में आ जाएगी बात। ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग और ये रहा हमारा व्लादिवोस्टोक और बीच में ये काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। ये वही सेंटर्स जो अभी हमको दूसरे मैप में हमने देखा, जैसे अंगाक्स हो गया, ठीक है ना, ओमास्क हो गया ना, काजन हो गया, मॉस्को हो ही गया। तो ये बातें हो गई। अब ये प्लान किया जा रहा है कि यार इस रेलवे को और 2021 तक, हालांकि इसको और आगे बढ़ा दिया गया है और कहाँ तक ले गए हैं, मंगोलिया तक ले गए, चाइना तक ले गए, नॉर्थ कोरिया तक पहुँचा दिया गया है। लेकिन अब ये प्लान है कि नहीं, अब इसको जापान तक पहुँचाना है। तो जापान में टोक्यो तक पहुँचाने का प्लान किया जा रहा है, आइलैंड के बीच में से निकालते हुए, जैसे सखालिन हो गया, होकाइडो हो गया। जब जापान वाला टॉपिक आएगा तब आप उनमें ये जो आइलैंड्स हैं उनको देखेंगे, तो वहाँ तक ले जाने का प्लान है। मॉस्को जो है ये रसिया का बिगेस्ट जंक्शन है और मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये कनेक्टेड हैं। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो साइबेरिया में भी हैं, उनके साथ भी इनका कनेक्शन है। फिर मॉस्को को पोर्ट ऑफ 5 सीज बोला जाता है। मॉस्को को क्या बोला जाता है, पोर्ट ऑफ 5 सीज। इसका मतलब कौन कौन से सीज हैं जरा देख लें भाई। ये रहा अपना मॉस्को, रेड कलर से हमने बना रखा है यहाँ मॉस्को। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, तो इसका कनेक्शन एक तो यहाँ बाल्टिक सी से है, नंबर 1। फिर इसका दूसरा कनेक्शन है लाडोगा लेक से, नंबर 2। फिर इसका एक कनेक्शन वाइट सी से भी है, ये वाला जो रीजन इसको क्या बोलते हैं, वाइट सी बोलते हैं। तो वाइट सी भी कनेक्टेड हो गया, 3 कनेक्शन हो गए। फिर अगला कनेक्शन इसका है ब्लैक सी से, फिर अगला कनेक्शन है इसका कैस्पियन सी से। तो 5 कनेक्शन हो गए इसके। कौन कौन सा, अब रेड कलर ले लेते हैं जरा। एक तो हो गया बाल्टिक सी, एक हो गया लेक लाडोगा, एक हो गया वाइट सी, फिर एक हो गया ब्लैक सी, एक हो गया कैस्पियन सी। तो ये 5 सेंटर्स, 5 सीज हैं, वाटर बॉडीज हैं जिनके साथ कनेक्टेड है कौन, मॉस्को। तो ये जो है रसिया का मॉस्को जो है लार्जेस्ट सिटी है और कैपिटल तो है ही। और मुर्मास्क जो है, मुर्मास्क मुर्मास्क जो जगह है ये कोला पेनिनसुला में लोकेटेड है और ये आर्कटिक ओशियन में ही एक ऐसा पोर्ट है जो कि आइस फ्री रहता है थ्रू आउट ईयर, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से जो वार्म करंट आती है, ओशियन वार्म करंट, उसकी वजह से। तो देखिए इसमें यहाँ से थोड़ा सा क्लियर होगा हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये कोला पेनिनसुला। ठीक है, तो जो कोला पेनिनसुला है यहाँ पे देख लीजिए, ये तो कैलिनग्राड हो गया। तो कोला जो पेनिनसुला है, तो वहाँ पे ये रही, ये तो बाल्टिक रीजन वाला हो गया। यहाँ पास इस तरीके से विंड आएंगी अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। और टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहेगा तो आइस फ्री रहेगा। बाकी नॉर्थ रीजन में जितने भी दूसरे पोर्ट्स हैं वहाँ पे तो आइस को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जा करके शिप वहाँ पहुँच पाएंगे। फिर कुछ अ, जो ब्लैक सी और बाल्टिक सी और पैसिफिक सी जो हैं, वहाँ पे हमने जैसा बताया कि आइस को क्या करना पड़ेगा, आइस क्रशर वेसल्स का यूज़ करना पड़ता है। और एक और कैलिनग्राड जो है ये बाल्टिक सी में है। ये एक ऐसा रीजन है जो कि रसिया के मेन लैंड से अलग है। जैसे ये देखिए, ये मैंने यूरोप का एक पार्ट यहाँ दिखा रखा है। यूरोप के इस पार्ट में देखिए, ये एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी है, यूक्रेन है। यानी हम किधर की बात कर रहे हैं, ये बात चल रही है यूरोप की। तो ये वाला जो हिस्सा है ये रसिया है और उसके बीच में ये इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं और उसके बाद ये रहा रसिया यहाँ पे। तो ये मेन लैंड से अलग है। ये रहा कैलिन कैलिनग्रैड और ये रहा बाल्टिक सी। तो ये याद रखना कि रसिया
का वो पार्ट अगर मैं पूछ लूँ कि भाई जो रसिया के मेन लैंड से अलग है, सेपरेट है, तो वो कौन सा है? कैलिनग्राड। ठीक, चलिए इसके बाद यूगोस्लाविया की बात कर लेते हैं। तो पहले एक बड़ा रीजन हुआ करता था जिसको बोला जाता था यूगोस्लाविया। ठीक, यूगोस्लाविया कहाँ पे है? तो ऐसे समझ लीजिए कि आज का जो बाल्कन माउंटेन है उसके आसपास, है ना। तो बाल्कन माउंटेन के आसपास यहाँ पास ये जो रीजन है एड्रियाटिक सी, इटली, इटली से आप समझ जाइए। इसमें देखिए आप ये वाला, ये अपना यूरोप है। हम यूरोप के इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है ना। तो ये जो पूरा रेड कलर से आप देख रहे हैं, पहले इसको क्या बोला जाता था? यूगोस्लाविया। ठीक है। अब यूगोस्लाविया के साथ क्या हुआ ये देखिए। तो एड्रियाटिक सी, ये एड्रियाटिक सी कौन सा है? ये वाला सी। इटली के एक तरफ क्या है? मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? ये वाला हिस्सा एड्रियाटिक सी। ठीक है। तो एड्रियाटिक सी के बगल में है क्या? यूगोस्लाविया। तो अब देखते हैं इसके साथ क्या हुआ। तो यूगोस्लाविया में छोटे छोटे कंट्रीज अलग होकर के बनने स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले शुरुआत हुई 1991 में, स्लोवानिया अलग हुआ, क्रोएशिया अलग हुआ, मैसिडोनिया अलग हुआ। ठीक है, तीन चीजें टूट गई। इनका मैप देख लीजिए, ये देखिए, ये रहा मैसिडोनिया। ठीक, ये रहा स्लोवेनिया। तो 1991 में इनका सेपरेशन स्टार्ट हुआ। अब इनके टूटने के बाद फिर सर्बिया और मोंटेनेग्रो ये बचे, ये बचे। ठीक है। तो जब ये बचे तो अब इनका नाम क्या हो गया? पहले था फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, अब क्या बोल दिया गया? ये तीन तो टूट गए, तो अब नाम हो गया सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। ठीक है भाई। लेकिन 2006 में अब मोंटेनेग्रो भी अलग हो गया। तो अब जो यूगोस्लाविया एक कंट्री जो था, अब वो डिसअपियर हो गया। कहाँ से? वर्ल्ड के मैप से, क्योंकि एक तो और टूट गया। फिर 2008 में एक और नया कंट्री बन गया, कोसोवो, ये भी एग्जिस्टेंस में आ गया। तो इस तरीके से जितने भी पार्ट थे यूगोस्लाविया के, वो सारे के सारे अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब इसमें इसी से रिलेटेड एक फैक्ट है, वो ध्यान रखना है कि जो स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया का जो कैपिटल है लुब्लिजान, लुब्ली लुब्लिना। तो ये जो है इसको सेलेक्ट किया गया है बुक कैपिटल। इसको क्या बोला गया है? बुक कैपिटल। जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको जे को आई जैसा ट्रीट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? लिबली, लिबलिना। ठीक है ना। तो ये बुक कैपिटल इसको अनाउंस सेलेक्ट किया गया है 2010 में, जिससे कि लिटरेचर और स्टडीज को प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पे जो यूगोस्लाविया जिसको पहले बोला जाता था, अब जो टूट चुका है, तो उन कंट्रीज का नाम और उसकी कैपिटल का नाम यहाँ पे देखिए दे रखा है। ये देखिए, ये रहा स्लोवेनिया और ये उसकी कैपिटल क्रोएशिया, ये रहा कैपिटल बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, उसकी कैपिटल हो गई कोसोवो, मैसेडोनिया। तो ये सारे हो गए कंट्रीज और ये हो गए उसके कैपिटल। तो ये था भाई आज का लेक्चर, और यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एशिया को। एशिया हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट होगा, बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स के वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं।